हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ये हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो जेनेटिक्स से रिलेटेड डेफिनेशंस थी। तो जेनेटिक्स की डेफिनेशन की हमने डिस्कस, हेरिडिटी की डेफिनेशन की, इसके बाद वेरिएशन है, जेनेटिक करैक्टर है। तो ये सारी जो डेफिनेशंस या मीनिंग है उनका हमने डिस्कस किया था। जेनेटिक्स क्या रहेगी, तो देखिए जेनेटिक्स, हेरिडिटी और जेनेटिक करैक्टर और वेरिएशन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इनको। जेनेटिक करैक्टर का मतलब ये होता है कि पेरेंट्स से जो करैक्टर है ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसमिट हो जाते हैं, या फिर कहें कि पेरेंट्स से जो ऑफ स्प्रिंग में जो भी करैक्टर जा रहे हैं वो करैक्टर जेनेटिक करैक्टर होते हैं, और जो करैक्टर नहीं जाते हैं वो सोमेटिक करैक्टर होते हैं। इसके बाद हम बात करें जैसे सेकंड डेफिनेशन, हेरिडिटी। हमने कहा कि एक ऐसी स्टडी है पेरेंट्स से ऑफ स्पेरिंग में जो करैक्टर ट्रांसमिट हुए उनका कंट्रोल एंड उनके जो ट्रांसमिशन जो है उनके मेथड जो रहते हैं उनकी स्टडी करना ही हेरिडिटी होता है। वेरिएशन का सिंपल सा अर्थ क्या था कि जो पेरेंट्स रहते हैं उनसे जो ऑफ स्पेरिंग प्रोड्यूस हुई है वो ऑफ स्पेरिंग अपने पेरेंट्स की कॉपी नहीं होती है, एंड सेम कॉपी नहीं होती है। कहीं न कहीं उनमें कुछ वेरिएशंस होती है। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस होते हैं, या फिर कहें कि वन पेयर पेरेंट्स जो रहते हैं, या फिर कहें कि पेरेंट्स से जो ऑफ स्पेरिंग जो प्रोड्यूस हो रही है वो सभी ऑफ स्पेरिंग भी कॉमन नहीं होती है, उनमें भी डिफरेंस होता है। और जो डिफरेंस होता है उसको हमने वेरिएशन कहा। तो वेरिएशन हुआ। इसके बाद है जेनेटिक्स की बात करें तो हम ये कहें कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी यदि एक साथ करें तो वही जेनेटिक्स होता है। तो ये पार्ट थे हमारे। अब देखिए हमारे जो सिलेबस की बात करें उसके अंदर मेंडलिज्म है, या फिर जो मेंडल ने जो जेनेटिक्स पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वही पार्ट है। इसके बाद जो एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म है वो नहीं है, केवल मेंडल के रूल हैं। जो मेंडल ने 3 रूल्स दिए थे जेनेटिक्स के, केवल वही रूल है, उनसे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है। कुछ जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी है और मेंडल से जुड़े हुए कुछ ये कहें कि मेंडल जो है उसकी बायोग्राफी है। तो ये जो है उसकी लाइफ हिस्ट्री की बात करें मेंडल की, कि मेंडल जो है उसने एक्सपेरिमेंट किए थे तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो यदि इनकी बात करेंगे तो देखिए मेंडल जो है उसको हमने क्या कहा, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जोहन मेंडल। इसको कहने का रीजन क्या था कि मेंडल ने जेनेटिक्स पर सबसे यानी फर्स्ट में सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किए एंड जेनेटिक्स के रूल दिए, इसीलिए इसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा। मेंडल ऐसा नहीं है कि जेनेटिक्स पर एक्सपेरिमेंट करने वाला फर्स्ट साइंटिस्ट नहीं था। मेंडल से पहले भी और साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन वो सिस्टमेटिक नहीं थे, इसीलिए कोई रूल नहीं दे पाए और उनको जेनेटिक्स का फादर नहीं कहा गया। लेकिन मेंडल को क्यों कहा, क्योंकि मेंडल ने जो जेनेटिक्स पर एक्सपेरिमेंट किए वो सिस्टमेटिक किए, उनके रिकॉर्ड रखे, उसके बाद सक्सेसफुल किए और उसने रूल दिए जो जेनेटिक्स में आज भी फॉलो होते हैं, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स का। इसके बाद में मैंने एक और भी बताया था, मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स, और ये बेटसन होता है। इसके बाद मेंडल से जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं, या फिर कहें कि हम मेंडल जो है उसकी लाइफ स्टाइल या बायोग्राफी की डिटेल है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम कहें बॉर्न की, मेंडल जो है 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के एजेंड्रेफ जो स्टेट है उसके सिलीसन जो विलेज होता है उसमें इसका जन्म। तो हम ये कहें सिलीसियन जो विलेज में, और मेन रूप से यदि अपने को याद रखना है वो है ऑस्ट्रिया, कि मेंडल जो है उसका जो बर्थ हुआ था या कहीं ब्रॉन जो है वो हुआ ऑस्ट्रिया के अंदर। अपने को मेन रूप से ये पार्ट याद रखना है, किस स्टेट में हुआ, किस विलेज में हुआ, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखा है।
इसके बाद हम बात करें एक्सपेरिमेंट कि मेंडल ने किस प्लांट या एनिमल पर एक्सपेरिमेंट किए। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो गार्डन पी, पाइसम सटाइवम इसका साइंटिफिक नेम है या बोटनिकल नेम है। मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे वो पाइसम सटाइवम या फिर कहें गार्डन पी, इस पर एक्सपेरिमेंट किए। देखिए इसके अंदर जो है, जैसे हम ये कहें कि जो गार्डन पी है, इसी प्रकार इसकी कई वैरायटी हैं, जैसे स्वीट पी होता है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें वाइड पी होता है, तो उन पर एक्सपेरिमेंट नहीं किए इसने, गार्डन पी पर। ये ऑब्जेक्टिवली पर्सन है कि ऑब्जेक्टिवली ऐसा पूछा जाता है कि मेंडल ने जो मटर की वैरायटी थी वो कौन सी ली थी, तो मेंडल ने गार्डन पी या पाइसम सटाइवम, बोटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम है, इस पर एक्सपेरिमेंट किया। इसके बाद हम बात करें कि रिसर्च पेपर, कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए वो किस रिसर्च पेपर, यानी सिंपल हम ये कहें किस न्यूज पेपर के अंदर अपने एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया इसने। तो मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट थे उनको बरून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, बरून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री रिसर्च पेपर में पब्लिश किया। और यदि एक्सपेरिमेंट की बात करें कि किस हेडिंग से ये किए, तो इसके अंदर था कि एक्सपेरिमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट। जो एक्सपेरिमेंट थे वो किस नाम से दिए, वो दिए देखिए ये जो रिसर्च था, यदि हम बात करें तो रिसर्च जो है, रिसर्च के जो हेडिंग लिया गया वो लिया गया था एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, या फिर कहें प्लांट पर हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट। तो ये मेंडल का टॉपिक रहा था। इसके बाद ये हुआ कि मेंडल से जो फर्स्ट में जितने भी जो साइंटिस्ट थे वो सक्सेस नहीं हुए, लेकिन मेंडल इसमें सक्सेस क्यों हुआ, तो मेंडल इसमें सक्सेस होता है, उसके कुछ रीजंस थे। तो हम ये कहें रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस, कि मेंडल के सक्सेस होने के रीजन। और इसमें देखिए फर्स्ट रीजन हम बात करें कि स्टडी कि मेंडल जो है उसने जो स्टडी की, जो एक्सपेरिमेंट किए, वो केवल एक सिंगल कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए किए। यानी हम ये कहें कि वन कैरेक्टर एट ए टाइम, कि एक टाइम यानी एक समय यदि हम बात करें उस समय केवल एक कैरेक्टर का ध्यान रखा, या फिर कहें कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो केवल एक एक कैरेक्टर के ऊपर किए। उसके बाद एक कैरेक्टर पर एक्सपेरिमेंट होने के बाद उसने 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर इन पर एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन फर्स्ट टाइम उसने सिंगल कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए एक्सपेरिमेंट किए। जबकि अदर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किए कि एक साथ ही अनेक जो कैरेक्टर थे, मैनी कैरेक्टर जो है उन पर एक्सपेरिमेंट किए, जो हम ये कहें कि वो सक्सेस नहीं हो पाया। इसके बाद देखिए सेकंड जो फैक्टर है इसका कि क्या रीजन रहा, तो इसके अंदर है परफॉर्मेंड स्टैटिकली एनालिसिस। देखिए मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए उनका स्टैटिकली एनालिसिस किया। जो भी एक्सपेरिमेंट किए उन एक्सपेरिमेंट के जो डाटा थे उन डाटा को उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, उस डाटा का कि जो प्लांट हैं वो कितने प्लांट ले रहे हैं, इसके बाद उनके सीड कितने प्राप्त हो रहे हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट जनरेशन के डाटा है उनको रिकॉर्ड किया, फिर उनका केयरफुली एनालिसिस किया और उसके बाद उसने रूल दिया। जबकि अदर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये डाटा है इसको अच्छे से मेंटेन नहीं किया। इसके बाद ये हुआ कि सिलेक्टेड, कि मेंडल है उसने जो सिलेक्शन किया वो पी प्लांट किया या फिर कहे पाइसम सटाइवम का सिलेक्शन किया, और ये उसका हम ये कहे सक्सेस होने का सबसे बड़ा रीजन था कि मेंडल ने जो सिलेक्शन किया तो वो पी प्लांट पर किया। इसके बाद देखिए कि अगला जो पार्ट आ जाता है वो आ जाता है कि मेंडल ने ये पी प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया।
कि क्या रीजन था कि उसने पाइसम सटाइवम एक्सपेरिमेंट किए या प्री प्लांट पर ही एक्सपेरिमेंट किए, जिसको हम नॉर्मली मटर बोलते हैं, कि मटर के पादप पर एक्सपेरिमेंट क्यों किया। तो इसके भी कुछ थे कि सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, कि पी प्लांट या पाइसम सटाइवम का सिलेक्शन क्यों किया। तो इसके पीछे रीजन देखिए क्या क्या रीजन रहते हैं। फर्स्ट रीजन जो था वो था एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट का मतलब ये हुआ कि जो पी प्लांट होता है वो एनुअली होता है, यानी ये एक वर्ष में एक बार जर्मिनेशन कर देता है, या फिर कहें कि इसकी जो लाइफ जो रहती है वो 3 से 4 मंथ की होती है। तो एनुअली प्लांट वो होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल 1 ईयर में ये कहीं खत्म हो जाती है। तो 1 ईयर में ही यदि लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं तो वो कहलाते हैं एनुअली प्लांट। तो मटर का प्लांट एनुअली प्लांट होता है कि 1 ईयर में ही अपनी लाइफ साइकिल होती है उसको कंप्लीट कर देता है। और यदि हम बात करें तो इसका मतलब शॉर्ट टाइम में काफी जर्मिनेशन जो रहती है वो प्रोड्यूस हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो हम ये कहें कि शॉर्ट टाइम में काफी जर्मिनेशन प्राप्त हो जाती है। देखिए यदि किसी अदर प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करता है जिसकी लाइफ साइकिल हम ये कहें कि 50 वर्ष है, तो यदि 15 ईयर्स किसी की लाइफ साइकिल है तो 15 ईयर में जो रिजल्ट आएंगे, फिर अगली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके बारे में स्टडी करे तो अगली 50 ईयर में जो है रिजल्ट आएंगे, तो हम ये कहें कि 100 ईयर में केवल 2 जनरेशन देख पाता है। और यहाँ पर यदि 100 ईयर है तो 100 जनरेशन ही देख पाता है, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल है वो 1 ईयर में कंप्लीट हो जाती है। तो एक ये हुआ। इसके बाद बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट में है, एक ही फ्लावर में है। यानी मटर जो है या पाइसम सटाइवम है उसमें मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं। देखिए हमने जो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो की थी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी आया था कि ह्यूमन के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अदर एनिमल में है और फीमेल अदर में, अलग अलग में, डिफरेंट एनिमल में। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल दोनों एक सिंगल फ्लोर में होते हैं। तो इसका मतलब सिंगल फ्लोर में होंगे तो सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है। देखिए मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है वो यदि एक ही एनिमल या प्लांट में है तो उसको रिप्रोडक्शन के लिए दूसरे की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर एक ये हुआ, एक है यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल पोलिनेशन। ये सिंगल फ्लोर में है, सेल्फ पोलिनेशन करते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल भी करवा सकते हैं कि एक फ्लावर है उसका मेल गैमेट्स ले और अदर फ्लावर या अदर प्लांट जो है उसके फ्लावर का फीमेल गैमेट्स ले, तो इनमें भी रिप्रोडक्शन जो रहता है वो हो जाता है। तो इस तरीके से हम ये कहें कि आर्टिफिशियल पोलिनेशन भी हो जाता है। इसके बाद वेरियस है कॉन्स्ट्रैक्टिंग करैक्टर। तो देखिए वेरियस कॉन्स्ट्रैक्टिंग करैक्टर, ये तो मटर का जो प्लांट रहता है उसके अंदर वेरियस जो रहते हैं। देखिए ये जो है पाइसम सटाइवम में कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर होते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर का देखिए मैं सिंपल एक एग्जांपल बताता हूं उससे समझ आए। कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर का हम ये कहें कि अपोजिट करैक्टर दिखाई देते हैं। जैसे हम बात करें एक प्लांट टाल है, अधिक लंबा है, तो दूसरा ड्राफ होता है, छोटा होता है। तो ये हो गया कि एक काफी लेंथी प्लांट हो गया, दूसरा बिल्कुल छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से हम कहें कि जैसे एक व्हाइट है तो दूसरा रेड या ब्लैक, हम ये कहें कि इस तरीके से अपोजिट कलर हुआ। इस तरीके से जो करैक्टर होते हैं जो अपोजिट है जो होते हैं, हमें स्पष्टली एंड क्लियरली हम उनको देख लेते हैं, तो उनकी हम बात करें तो वो होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर। तो ये भी होते हैं। अब हमारे पास ये आता है कि मेंडल ने जो कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर लिए थे वो देखिए फर्स्ट में 22 लिए, लेकिन उन पर एक्सपेरिमेंट सही नहीं हुआ। तो लास्ट जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसके अंदर उसने रूल दिए थे तो वो 7 करैक्टर को ही लेकर के रूल दिए थे।
तो यहाँ पर हम वो जो कॉन्ट्रास्टिंग 7 कैरेक्टर है हम उनका डिस्कस करते हैं। वो कौन से 7 कैरेक्टर हैं जिन पर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था। ये हमें जो अब वो कैरेक्टर्स जो हैं उनको देखना है जो मेंडल ने यूज किए थे, या फिर कहें मेंडल ने जिन 7 जो कॉन्ट्रैक्टिंग जो कैरेक्टर रहते हैं उनका जो सिलेक्शन किया था उन कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो मेंडल सिलेक्टेड पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो जो कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर हैं जिनका सिलेक्शन किया वो पेयर में थे, और पेयर में भी किस तरीके से कि जैसे मैंने अभी बताया अपोजिट जो हमें दिखाई दे रहे थे, जो क्लियरली हमें अपोजिट स्पष्ट दिख रहे थे। तो यहाँ पर जो 7 कैरेक्टर हैं उनमें से देखिए जो फर्स्ट कैरेक्टर, इसके अंदर फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो था प्लांट की हाइट, यानी हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट। अब यहाँ पर देखिए कि इसके अंदर प्लांट ऐसे हैं जो टाल हैं, दूसरे ड्राफ हैं। देखिए हमने ये कहे कि प्लांट मेनली जो पी प्लांट होते हैं वो 2 टाइप्स के हैं। एक तो ये जो प्लांट थे, अब इनमें देखिए यानी सभी का ऐसे अपोजिट हमें देखना होता है कि हमने ये कहा कि एक प्लांट अधिक जो टाल थे या फिर कहीं अधिक लंबे थे, दूसरे प्लांट हैं वो ड्रॉप थे या फिर कहीं के बिल्कुल छोटे थे। अब ये क्लियरली हमें दिखाई देता है कि प्लांट जो है उनकी हाइट कितनी है, जैसे 5 फीट हाइट है। अदर जो प्लांट है उनकी हम कहें कि जैसे 2 फीट हाइट है, तो क्लियर दिखाई देंगे कि प्लांट जो है वो टॉल हैं या फिर ड्रॉप होते हैं। तो ये जो होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर ये, तो कुछ प्लांट जब इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो जो ऑफ स्प्रिंग होती है वो कैसी प्रोड्यूस होती है, टाल होती है या ड्रॉप होती है, वो हमें क्लियर पता चल जाता है, दोनों के मीडियम होती है, दोनों के बीच से हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ संकेत देने हैं हमें, और संकेत जो है वो किस तरीके से है कि आगे हमारे जेनेटिक्स में ओनली संकेत जो रहते हैं इनके जो सिग्नल होते हैं वही काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर टॉल और ड्राफ ये 2 वर्डिंग है, तो दोनों वर्डिंग है, इनमें से हमें जो कोड लेना होता है वह कोड चाहे डोमिनेंट कैरेक्टर हो चाहे रिसेसिव कैरेक्टर हो, किसी का भी जो फर्स्ट लेटर है वो ले सकते हैं। जैसे हम संकेत के रूप में हम ये ले सकते हैं, यानी इसका कोड हम ये दे सकते हैं, लेकिन इसका कोड हम ये भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर यदि ये देंगे तो इधर ये कैरेक्टर ये कोड आएगा, और यहाँ पर ये देंगे तो ये आएगा। देखिए इन दोनों के अलग अलग, यानी इधर टी और इधर डी ऐसा नहीं लिखेंगे, या तो ये लिखेंगे इस तरीके से। यदि ये नहीं लिखते हैं तो हम ये कहेंगे कि हम ये लिखेंगे इस तरीके से, यानी रिसेसिव या डोमिनेंट कैरेक्टर में से किसी भी एक कैरेक्टर का जो इंग्लिश वर्डिंग रहता है उस इंग्लिश वर्डिंग का फर्स्ट जो लेटर होता है उसको कोड में यूज लेंगे, चाहे वो इसका लें या इसका लें। लेकिन ये ध्यान देना है जहां डोमिनेंट कैरेक्टर लिखेंगे वहां कैपिटल जो लेटर है उसको यूज में लेंगे, और जहां रिसेसिव लिखेंगे वहां स्मॉल लेटर यूज में लेंगे। ये डिफरेंस करना है, इसको अपोजिट नहीं करना है, नहीं टोटली एक्सपेरिमेंट ही हमारे चेंज हो जाएंगे। डोमिनेंट इसके लिए हम कैपिटल और रिसेसिव इसके लिए हम स्मॉल लेटर को यूज में लेंगे। लेटर दोनों का कॉमन रहेगा, चाहे डोमिनेंट का फर्स्ट लेटर हो चाहे रिसेसिव का फर्स्ट लेटर हो। तो ये एक स्पेशली ध्यान रखना है। देखिए इसमें यदि हमने मिस्टेक की तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसके रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। तो इसको मैं फिर से बता रहा हूं कि हमें जो कोड लेने होते हैं, जो कैरेक्टर है इनके जो कोड लेते हैं वो डोमिनेंट या रिसेसिव जो भी कैरेक्टर है, या फिर कहें कि जो कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर होते हैं उनमें से डोमिनेंट या रिसेसिव में से किसी का भी हम फर्स्ट कैपिटल या स्मॉल लेटर यूज करें।
कैपिटल डोमिनेंट के लिए और रिसेसिव के लिए स्मॉल, यानी या तो इसका या फिर इसका, ये सभी का ध्यान रखना है। बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है क्योंकि इसी पर रिजल्ट डिपेंड करते हैं। ये कोड देखकर ही हम रिजल्ट निकालते हैं। तो एक तो मेन बात हुई ये। इसके बाद देखिए कि डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर, कि डोमिनेंट कौन से हैं, रिसेसिव कौन से हैं, आगे हमारे एक्सपेरिमेंट में आएगा। लेकिन मैं केवल जो है तुम्हें एक्सप्लेन थोड़ा सा करके इनका जो मीनिंग है वो बता रहा हूं। डोमिनेंट का मतलब है कि देखिए कि डोमिनेंट जहां प्रेजेंट रहेगा वहां रिसेसिव अपने कैरेक्टर नहीं शो करेगा। तो हम ये कहें कि ऐसा कैरेक्टर है जो डोमिनेंट के तो यहाँ पर ये विशेष ध्यान देना है कि डोमिनेंट का ये रहेगा कि जो कैरेक्टर है, देखिए डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों एक साथ हैं, तो उनमें से डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा, रिसेसिव कैरेक्टर शो नहीं करेगा। देखिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि यदि टाल एंड ड्राफ्ट जो प्लांट होते हैं उनमें हमने रिप्रोडक्शन करवाया, तो ये दोनों साथ साथ हुए। इनमें से जो ऑफ स्पेयरिंग प्रोड्यूस हुई है उसमें क्या कैरेक्टर है, वह टाल है या ड्राफ्ट है, कौन सा शो हुआ। देखिए अपोजिट का हमने क्रॉस करवाया, लेकिन जो ऑफ स्पेयरिंग है वो जो ऑफ स्पेयरिंग है वो कैसी शो हुई, ऐसी या फिर इस टाइप से। यदि वह ऑफ स्पेयरिंग टाल है तो इसका मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ टाल। यदि ऑफ स्पेयरिंग ड्राफ्ट है तो डोमिनेंट हो जाएगा ड्राफ्ट। तो जो हम ये कहें कि पेरेंट्स जब भी रिप्रोडक्शन करेंगे तो उनसे जो ऑफ स्पेयरिंग जो होगी उस ऑफ स्पेयरिंग में जो कैरेक्टर शो होगा वो डोमिनेंट है, और जो कैरेक्टर शो नहीं हुआ वो रिसेसिव होगा, जो आगे अपने एक्सपेरिमेंट में हम इनकी डिटेल करेंगे। तो यहाँ पर अपने को केवल अब यही ध्यान देना है कि जो डोमिनेंट है उसके लिए कैपिटल लेटर, जो रिसेसिव है उसके लिए स्मॉल लेटर। चाहे लेटर हम ये यूज ले सकते हैं, चाहे ये भी यूज ले सकते हैं। तो जो हमारी बुक के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो इस तरीके से। और अधिकतर देखिए मैं सिंपल सी बता देता हूं कि अधिकतर यदि हम बात करें तो वो हमेशा डोमिनेंट का ही कैरेक्टर हम यूज में करते हैं, ताकि हमें ये डाउट नहीं रहे कि इसका करें या इसका करें। डोमिनेंट रहता है उसका लिख दिया जाए, सबसे सिंपल है। इसके बाद देखिए कि सेकंड जो कैरेक्टर लिया वो पोजीशन ऑफ फ्लावर, कि एक प्लांट होता है, उस प्लांट में देखिए जो फ्लावर रहते हैं वो कहां पर जो उपस्थित रहते हैं या कहां पर प्रेजेंट है। अब देखिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे इस तरीके से स्टेम पे एक तो फ्लावर यहाँ टॉप पर लग जाते हैं, टर्मिनल साइड पर लगते हैं यहाँ पर फ्लावर, और एक फ्लावर इधर ब्रांच में साइड पर लग रहे हैं, यानी लेटरल लग सकते हैं या फिर टॉप पर लग सकते हैं। फ्लावर मेनली टू साइड के ऊपर हम नॉर्मली प्लांट में देखते हैं कि फ्लावर जो है ब्रांच के साइड में या फिर टॉप पर होते हैं। तो यहां पर यदि हम बात करें तो एक्सियल या टर्मिनल। यदि फ्लावर लेटरल साइड में है तब हम ये कहेंगे एक्सियल, और इसके लिए कोड हमने दिया ए। यदि टर्मिनल है तो हमने कोड दिया, देखिए ये इधर ए लिखा है, इधर भी ए रहेगा लेकिन स्मॉल लेटर में, क्योंकि ये रिसेसिव कैरेक्टर है। इसके बाद हम थर्ड कैरेक्टर की बात करें कि कलर ऑफ फ्लावर, कि फ्लावर का कलर कैसा है। तो इसके अंदर देखिए जो गार्डन पी रहता है, यदि इसकी बात करें तो इसके अंदर कलर की बात करें तो फ्लावर है वो वॉयलेट कलर के हो सकते हैं, इसके अंदर व्हाइट कलर के भी। अब यहाँ पर देखिए हमारे जो सिलेबस में उसको यहाँ डब्ल्यू लिखा हुआ है ये, और इसको हमने स्मॉल लेटर में लिखा है। कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा लिखें। मैंने क्या कहा कि ये जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वॉयलेट, लेकिन इसको हम स्मॉल लेटर में ऐसे लिख सकते हैं। दोनों का एक ही अर्थ है, कैपिटल है इसका मतलब डोमिनेंट और ये स्मॉल है इसका मतलब रिसेसिव। तो हम यदि बुक के अकॉर्डिंग लिखेंगे या सिलेबस के अकॉर्डिंग तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डब्ल्यू। अब फ्लावर जो है वॉयलेट कलर में है या फिर व्हाइट कलर में, उसको देखा जाएगा। इसके बाद जो है फोर्थ कैरेक्टर है शेप ऑफ मैच्योर पोड। देखिए मटर के अंदर जो पोड होती है जिसको हम फली बोलते हैं, उसकी शेप देखनी है।
यदि वह कंप्लीटली मैच्योर है तो हम बात करें इनफ्लेटेड होगी, नॉर्मली हम कहते हैं फूली हुई होगी। इसके बाद यदि वह मैच्योर नहीं है तो दूसरी जो फली रहती है वो कॉन्स्ट्रैक्टेड होती है, जिसको हम कहते हैं पिचकी हुई फली है। तो ये अपोजिट हुआ कि वो इनफ्लेटेड है या कॉन्स्ट्रैक्टेड है। तो यहां पर इसके कोड की बात करें तो हम आई या फिर इधर करें तो स्मॉल आई, इस तरीके। इसके बाद हम बात करें कलर ऑफ पोड। देखिए जो पोड का जो कलर है उसकी बात करें तो नॉर्मली जो है ग्रीन कलर है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि येलो कलर भी होते हैं। तो हम ये कहें ग्रीन कलर, ये भी हो सकता है, या फिर कहें ये येलो कलर भी हो सकता है। इसके बाद हम बात करें कि शेप ऑफ पोड। तो शेप ऑफ पोड की यदि हम बात करें तो इसके अंदर देखिए राउंडेड। इन शेप ऑफ पोड की यदि हम बात करें तो ये राउंडेड है, और राउंडेड की यदि बात करें तो इसके लिए कोड हमने ये, और ये है रिंकल्ड है, और इसके लिए हमने कोड ये रिंकल्ड है या राउंडेड है। यानी जो सीड होता है यदि हम बात करें सीड फूला हुआ है या फिर पिचका हुआ है, जिसके अंदर हमने ये कहा राउंडेड है, गोल है, राउंड है, या फिर रिंकल्ड है जिसमें झुर्रियां, पिचका हुआ है तो वो झुर्रियां मिलेंगी उसमें। तो इस तरीके से ये हुआ। इसके बाद हम बात करें कलर ऑफ सीड। तो कलर ऑफ सीड की बात करें तो येलो या फिर कहें ग्रीन। कलर ऑफ सीड, सीड जो रहते हैं उस सीड के अंदर जो कोटिलीडोन रहते हैं उनके कलर की बात करते हैं। कोटिलीडोन जो रहते हैं उन कोटिलीडोन के अंदर देखिए, जब हम मटर के जो सीड रहते हैं उनको हम तोड़ते हैं तो तोड़ते हैं तो एक सीड के आउटर जो हम ये कहें सीड जो कोट रहता है एक तो वो मिलेगा, और एक मिलेगा उसके अंदर दो छोटे छोटे पार्ट रहते हैं जिनको हमें कोटिलीडोन बोलते हैं। दो मिलते हैं डाइकोटिलीडोन, मटर के अंदर दो मिलते हैं तो डाइकोटिलीडोन। तो यहाँ पर सीड ऑफ कलर, जो कलर ऑफ सीड है वो कोटिलीडोन का कलर है। तो वो जो है येलो है या ग्रीन है। जो हम सीड मैच्योर जो सीड है उनकी बात करेंगे, जब उनको हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर जो छोटे दो पार्ट बने हैं, कोटिलीडोन जो दो पार्ट बने हुए हैं उनके कलर की बात करें तो वह येलो हो सकता है या फिर कहें वो ग्रीन हो सकता है। देखिए इसके साथ मैं बता देता हूं कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहां पर ये जो है कि कलर ऑफ फ्लावर, इस करेक्टर की जगह एक दूसरा करेक्टर और भी लिखा जाता है, कलर ऑफ सीड कोट। यानी जो सीड है उसका कोट, मैंने ये कहा कि एक तो सीड का कोट है और उसके अंदर दो छोटे छोटे पार्ट और मिलते हैं। तो छोटे पार्ट है उनका कलर तो ये है, लेकिन सीड का जो कलर है यदि उसकी बात करें तो वह ग्रीन हो सकता है। देखिए मटर के जो सीड की बात करें तो वो मैच्योर रहता है, ग्रीन रहता है, लेकिन उसके अंदर जो छोटे पार्टिकल हैं वो येलो होते हैं मैच्योर में। तो यहाँ पर इसको भी चेंज कर देते हैं कि कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ सीड कोट। तो उसके अंदर या तो सीड कोट का जो कलर रहेगा, डोमिनेंट की बात करें तो ग्रीन मिलेगा और रिसेसिव की बात करें तो येलो मिलेगा। ठीक, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल यही दे देता। तो इस तरीके से जो मेंडल है उसने ये 7 कैरेक्टर हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। फर्स्ट टाइम केवल एक कैरेक्टर लिया, चाहे प्लांट की हाइट हो, चाहे हम कहें कलर ऑफ फ्लावर हो, चाहे हम बात करें कलर ऑफ पॉड हो या शेप ऑफ सीड हो। इन 7 में से ओनली सिंगल कैरेक्टर है। फिर इसके बाद डोमिनेंट और रिसेसिव को देखा कि उनमें कौन सा रिप्रेजेंट होता है। उसके बाद जब एक एक करते हुए ये 7 कैरेक्टर हैं इन पर एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद उसने 2 कैरेक्टर हैं उन पर एक्सपेरिमेंट किए कि 2 कैरेक्टर कोई भी, यानी 7 में से कोई भी 2 कैरेक्टर लेकर के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसको और इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको और इसको भी ले सकते हैं, इसको या फिर इसको ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। तो कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि हमें 2 कैरेक्टर कौन से लेने हैं। 7 में से कोई भी 2 कैरेक्टर हो सकते हैं। एक कैरेक्टर पर एक्सपेरिमेंट है तो भी इस 7 में से कोई भी एक कैरेक्टर लेकर के कर देंगे। तो ये थे मेंडल के जो हम ये कहें कॉन्ट्रास्टिंग जो
करैक्टर हैं उनकी बात करें। इसके बाद हम बात करते हैं कि मेंडल ने जो रिसर्च किए उस समय ये रिसर्च है, इनकी कैलकुलेशन है काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। जो उस समय के जो साइंटिस्ट है उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो कैलकुलेशन की है वो कैसे कर दी मेंडल ने। यानी हम ये कह सकते हैं मेंडल जो है उसने काफी हाई लेवल पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था जो उस टाइम के साइंटिस्ट की समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद जो है कि यदि बात करें कि 35 ईयर के बाद में यही एक्सपेरिमेंट फिर से किए 3 साइंटिस्टों ने, वो भी अलग अलग कंट्री में। तो अलग अलग कंट्री में जिन्हें कुछ पता नहीं था उन तीनों साइंटिस्टों ने फिर से एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हीं रूल्स या निष्कर्ष या कंक्लूजन पर पहुंचे जो मेंडल 35 ईयर पहले ही वो कंक्लूजन दे चुका था। उसके बाद फिर पता चला कि मेंडल ने जो कंक्लूजन निकाले थे वो 35 ईयर पहले वही कंक्लूजन आज हम निकाल रहे हैं जिसको उस समय साइंटिस्ट समझ ही नहीं पाए थे। तो इसीलिए फिर मेंडल के रूल ही लिखे इनको। तो ये जो 3 साइंटिस्ट थे वो कौन कौन थे जिन्होंने वापस मेंडल के एक्सपेरिमेंट किए, तो अब देखते हैं इनको। देखिए जो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के बाद में एक्सपेरिमेंट किए और रूल दिए जेनेटिक्स के, जिनको मेंडलिज्म के नाम से जान रहे हैं। तो वहां पर फर्स्ट था ह्यूगो डे विलेज हॉलैंड से, कार्ल कोरेंस जर्मनी से, इसके बाद वॉन शेरमैक ऑस्ट्रिया से। ये तीनों साइंटिस्ट हैं, अब अपने कंट्री में अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन इन तीनों का कंक्लूजन वही आया जो मेंडल का था। इसीलिए जो रूल दिए गए वो जेनेटिक्स के जो मेंडल के रूल के नाम से ही चले। तो यहाँ पर देखिए कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो 1865 में और इन तीनों साइंटिस्टों ने किए 19 में। तो इस तरीके से यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये जो रूल है ये 35 ईयर्स बाद में दिए गए, लेकिन उस समय तक मेंडल की डेथ हो चुकी थी। तो मेंडल जो है उसकी डेथ के बाद उसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया था। तो ये हमारे मेंडल से रिलेटेड कुछ पार्ट थे। अब इसके बाद जो है अगले जो टॉपिक रहेंगे जिसके अंदर हम रूल और टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे।